नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इकोसेंस के दूसरे एपिसोड में मैं हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप सबका स्वागत। आई वेलकम यू ऑल। पिछले और पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि एनवायरनमेंट क्या है और हमारी 5 सेंसेस देखना, सुनना, महसूस करना, स्वाद लेना और सुगंध स्मेल करना, इनको देखते हुए एक 6 सेंसेस छेवीं ज्ञानेंद्रिय के रूप में इको सेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इको सेंस हमें एनवायरनमेंट के मामले में बेसिक अवेयरनेस से आगे बढ़ने में हेल्प करती है। एक तो है कि एनवायरनमेंट क्या है, दूसरा इसके बारे में थॉरो नॉलेज गेन करने के लिए हम एनवायरनमेंट की गहराई में कैसे जा सकते हैं और जाना चाहिए। लेट्स गो डीपर। हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के उन 3 पिलर्स की जिन पर पूरी दुनिया, ये सारी कायनात टिकी हुई है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और जियोस्फीयर। वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, इन सब के मिलने से बनता है बायोस्फीयर, जहाँ जिंदगी धड़कती है और हर जीव सांस लेता है। ये सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स नहीं हैं, ये हमारे एग्जिस्टेंस की फाउंडेशंस हैं, नींव हैं। ये दुनिया, ये यूनिवर्स, सब कुछ इन तीनों पिलर्स पे खड़ा है। ये पिलर्स हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जियोस्फीयर। चलो सबसे पहले आज एटमॉस्फेयर की बात कर लें। सिंपल वर्ड्स में एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ। इसी में हवा है जिससे हम हर रोज़ सांस लेते हैं। जनरली उसकी वैल्यू को नहीं समझते। जीने के लिए एयर में से ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं, लेकिन ये हमारा एटमॉस्फेयर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है, अबाउट 78%। ऑक्सीजन की परसेंटेज तो सिर्फ 21% है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज वेरिएबल है, ओवरऑल 0.1% से भी कम है। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस, ये परसेंटेज का बैलेंस ही लाइफ को पॉसिबल बनाता है और जीवन में बैलेंस मेंटेन करता है। ये बैलेंस रहना और इस बैलेंस को रखना जिंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये कंपोजिशन, ये बैलेंस थोड़ा भी चेंज हो जाए तो कंसीक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। एटमॉस्फेयर का ओवरऑल फंक्शन है क्या? इसका इंसान, पशु पंछी, पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ये एटमॉस्फेयर ही सूरज की हार्मफुल रेडिएशन, खतरनाक किरणों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। सोलर रेडिएशन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एनर्जी का मेन सोर्स तो है, लेकिन इसके कुछ बड़े नुकसान भी हैं। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर को कमज़ोर करती हैं, जिससे हार्मफुल रेडिएशन सीधा धरती पर पहुंचता है और धीरे धीरे वो लेयर, ओजोन लेयर, ख़त्म होने लगती है। जस्ट फॉर नॉलेज, ओजोन लेयर धरती से तकरीबन 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। ये लेयर एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करती है। ये सूरज की 97 to 99% हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज्ब कर लेती है, मतलब अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बिना ये रेडिएशन धरती पर रहने वाले लोगों को और सारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। जब एटमॉस्फेयर ज़्यादा सोलर हीट को ट्रैप करता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग जन्म लेती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सनलाइट और एटमॉस्फेयर में हमारी ओर से की गई पॉल्यूशन मिलकर स्मॉग बनाती है, जो लोगों को सांस लेने में तकलीफ पैदा करती है। इस प्रोसेस को हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। नॉर्मल डेज में लोनोस्फीयर एक मिरर की तरह काम करता है, जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। लेकिन जब सोलर फ्लेयर होती है तो उसकी हाई एनर्जी रेडिएशन इस लेयर को ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज करके डेंस बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि रेडियो वेव्स टकराकर वापस आने की बजाय इस लेयर में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे कम्युनिकेशन सिग्नल बीच में ही खराब हो जाता है। इसी वजह से
रेडियो ब्लैकआउट्स होते हैं और प्लेन्स या शिप्स का दुनिया से संपर्क टूट जाता है। इसी तरह एटमॉस्फेयर वातावरण की मेहरबानी से ही टेम्परेचर रेगुलेट होता है, बस इसी से सारा वेदर सिस्टम चलता है। इन सिंपल टर्म्स, वातावरण धरती को सूर्य की तेज किरणों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। हमारी धरती को सुरक्षित रखने के लिए कुदरत ने एटमॉस्फेयर को 5 मेन लेयर्स में बनाया, जो धरती के सतह से लेकर स्पेस तक बनी हैं। धरती से ऊपर 12 किलोमीटर तक टॉपोस्फियर है, जहाँ हम सब रह रहे हैं। सारा वेदर, क्लाउड्स, बारिश, सर्दी, गर्मी सब इसी में है। इस लेयर का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके ऊपर 12 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है, इसी में है ओजोन लेयर, जो हमें सूरज की हार्मफुल रेज से बचाती है। एक्सेप्टेंस एरोप्लेन्स भी इसी लेयर में उड़ते हैं। इसमें टेम्परेचर -56.5 सेंटीग्रेड से 2.5 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। फिर आती है 50 से 85 किलोमीटर तक, 85 किलोमीटर तक मेसोस्फियर, सबसे ठंडी लेयर। बचपन में हमने जो ये तारे टूटते देखे थे, अंतरिक्ष में आने वाले वो टूटते तारे यानी मेटर्स, इसी में आकर मिलते हैं। इसमें टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इससे ऊपर तकरीबन 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर लेयर है। यहाँ टेम्परेचर तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है। इसमें लोनोस्फियर होता है, जो रेडियो और सैटेलाइट सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है। इससे भी ऊपर 600 किलोमीटर से ऊपर आगे की लेयर एक्सोस्फियर है, जो धीरे धीरे स्पेस में मिल जाती है। यहाँ हवा ना के बराबर है। दिन के समय टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी एक्सीड कर सकता है। थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें। ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? जब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी खतरनाक गैसेस सूरज की गर्मी को एटमॉस्फेयर में आने से रोक लेती हैं। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई खतरनाक गैस समझते हैं ना। मीथेन 20 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 80 टाइम्स 80 गुना ज़्यादा हीट ट्रैप करती है, जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? फैक्ट्रीज, गाड़ियों का धुआं, सालों से पड़े म्यूनिसिपल वेस्ट, इससे निकलने वाली मीथेन गैस, इसे तो आजकल हम लेगेसी वेस्ट बोलने लग गए हैं, और जंगलों का बेहिसाब कटना, इन सब से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। इसी कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। जरा ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें। इसमें ग्रीन हाउस वर्ड कहाँ से आया? आपने पेड़ पौधे, सब्जियां और फ्रूट्स उगाने के लिए कांच के बड़े बड़े एक घर टाइप स्ट्रक्चर तो देखे होंगे, जिनको ग्रीन हाउस का नाम दिया है। इनमें सूरज की रोशनी अंदर तो आ जाती है, लेकिन ग्लास मतलब कांच उसकी गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, जिससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह जो गैस या सूरज की गर्मी एटमॉस्फेयर में तो आ जाए लेकिन वापस ना जाए, इसलिए इन गैसेस का नाम ग्रीन हाउस गैसेस रखा है, जो कि एटमॉस्फेयर में गैसेस की परसेंटेज के बैलेंस को खराब करती हैं। एटमॉस्फेयर में मुख्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारे इर्द गिर्द एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये बेमौसम बारिश, ज़्यादा गर्मी, भयानक तूफान, ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र का वाटर लेवल का ऊपर आना, गर्मी बढ़ने से हीट वेव्स, नए नए तरह की बीमारियां पैदा होना, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस की ही देन है। इसी के कारण है हमारे देश की सरकार ने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए कई बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कोशिशों के मुख्य रूप से पंचअमृत 5 कमिटमेंट्स और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत देखा जा सकता है। इसमें मेनली 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट, अपनी 50% बिजली की ज़रूरत रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करना और टोटल कार्बन एमिशंस में 1 बिलियन टन की कटौती करना। इसमें डिटेल में बात फिर कभी किसी और एपिसोड में करेंगे। आज एटमॉस्फेयर को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज, सिटीज़ में बढ़ती हुई स्मॉग, राइजिंग टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर
इवेंट्स, वेदर कंडीशंस, ये सब सिग्नल्स हैं कि हम एटमॉस्फेयर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और साथ साथ अपने जीवन को किसी ना किसी मुश्किल में डाल रहे हैं, बीमारियां ला रहे हैं। अगर इसके बारे में हम सब ने ठीक कदम ना उठाए, बस फिर पछताना ही पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक शेर हो जाए, फितरत की राह से निकल जाएगा जो इंसान। फितरत इंसान के जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, बोलते हैं फितरत, उर्दू का वर्ड है। फितरत की राह से निकल जाएगा जो इंसान, तवाज़ुन बैलेंस, तवाज़ुन गंवा कर खुद ही पछताएगा वो इंसान। फितरत की राह से निकल जाएगा जो इंसान, तवाज़ुन गंवा कर खुद ही पछताएगा वो इंसान। He who wanders away from nature's way will lose his balance and regret for the day. So, असली मुद्दा है देवियों सजनों, अपनी ज़िंदगी का बैलेंस कायम रखने के लिए एटमॉस्फेयर का बैलेंस स्टेबल रखिए। सेव एनवायरनमेंट, सेव लाइव्स। इस मैसेज को दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ठीक समझो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फ्राइडे हम अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर जलमंडल की। इसी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे और एक बढ़िया सी इको सेंस प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच।